मिडिल ईस्ट इज द न्यू हाउस ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होगा 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था। पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, तो इसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे अमेरिका के साथ, और अमेरिका का इस मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस होने के कारण और मिडिल ईस्ट की अधिकांश आबादी मुस्लिम होने के कारण, हालांकि मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के भी इस्लामिक नेशंस होने और मिडिल ईस्ट में भी इस्लाम के होने की वजह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पाकिस्तान और मुस्लिम जो ये मिडिल ईस्ट का एरिया यहाँ पर बहुत अच्छा था। और पाकिस्तान को हमेशा से इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के द्वारा हेल्प की गई। जब भी पाकिस्तान में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया हो, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आया हो, या फिर किसी भी तरह का जियो पॉलिटिकल चेंज आया हो, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इस मिडिल ईस्ट के रीजन थे। क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता लोग थे, आमतौर पर आपको पता होगा, उनको पता था कि चाइना तो हमारे पड़ोस में, वो तो हमको हेल्प करेगा क्योंकि वो इंडिया को काउंटर करेगा। दूसरा, अमेरिका हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब कभी हमारे यहाँ पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो ये रीज़न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार हैं। पाकिस्तान को ऑयल की नीड थी, इंडिया को भी जरूरत थी। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर पाकिस्तान के पास कोई इश्यूज होंगे तो फाइनेंशियली ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि तेल इनके यहाँ पर है। तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इन कंट्रीज़ के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट पार्टनर जो कि यूएई था, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पाले से फिसलता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, द ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, पाकिस्तान मिफ्ड ओवर यूएई इंक्लूडिंग पीओके इन इंडियाज मैप ऑन न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता है कि भारत में G20 की समिट हुई थी, और इस G20 की समिट में एक नया कॉरिडोर इंडिया से लेकर यूरोप तक पहुंचाने की बातचीत हुई थी। तो इसी कड़ी में आपको पता होगा कि जो यूएई के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम आपको पता होगा सैफ बिन जायद अल नहयान। तो इन्होंने G20 समिट का एक वीडियो शेयर किया था, और इस समिट का जो वीडियो था ना, उसमें बेसिकली इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। और ये जो मैप इन्होंने जारी किया था, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो पूरा का पूरा इंडिया है ना, इंडिया का मैप ये दिखाया गया था। आप देख सकते हैं इंडिया का जो मैप है यहाँ पर पीले कलर में, यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और अक्साई चिन को भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इस अक्साई चिन पर किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान के कब्जे में। और इन दोनों एरियाज को इंडिया के मैप में दिखाना यूएई के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, इससे पता चलता है कि इंडिया का जियो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में कितना बढ़ रहा है, और खासतौर पर यूएई के साथ। ठीक है, तो इस मामले को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ, और पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा नाराज है यूएई के साथ कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हो। जो कश्मीर का जो इशू है वो एक ग्लोबल इशू है, उसे यूनाइटेड नेशन भी एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता हो, तो फिर आप कश्मीर को इंडिया का पार्ट कैसे कंसिडर कर सकते हो। हालांकि यूएई ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। यूएई के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सिर्फ एक मैप रिलीज किया है। ठीक है, इससे पहले भी आपने सुना होगा, पाकिस्तानी सिटीजन्स इन दुबई एंग्री आफ्टर बुर्ज खलीफा डिडंट डिस्प्ले देयर फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा न फहराए जाने से भी वो लोग बहुत नाराज थे, जबकि उसके अगले दिन जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, उस दिन इंडिया का जो फ्लैग था वो वहां पर फहराया गया था। तो पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है यूएई के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ कश्मीर को पाकिस्तान के रूप में मान्यता न देने के लिए। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि यूएई ने हमेशा से प्रयास किया है कि जो इंडिया है और पाकिस्तान है, देखिए यूएई, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर नहीं है। हालांकि इनके यहाँ पर इस्लामिक रूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये कंट्रीज बदल रही है। और इन लोगों के लिए क्या है ना, ये लोग अपनी जियो इकोनॉमिक्स, एक टर्म होता है जीई, इसको बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स, एक होता है जियो पॉलिटिक्स। ये लोग जियो इकोनॉमिक्स को प्रेफर करते हैं रादर देन जियो पॉलिटिक्स, जबकि पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स को प्रेफर करता है रादर देन जियो इकोनॉमिक्स। इसका आप नतीजा देख सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री के साथ आपके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर इकोनॉमिकली वो कंट्री आपको लाभ पहुंचा सकता है तो आप उससे लाभ ले लें। इसको बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स। जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपका विवाद चल रहा होगा तो इकोनॉमी, आप व्यापार भी कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड भी कुछ नहीं करेंगे, इसको जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने हमेशा क्या रखा, जियो पॉलिटिक्स को प्राइमरी रखा, जियो इकोनॉमिक्स को सेकेंडरी रखा। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड रिलेशन स्थापित नहीं किया। हालांकि ट्रेड रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में थे, लेकिन बहुत ही कम ट्रेड रिलेशंस रहे। आजकल तो कोई ऐसा खास ट्रेड इंडिया के बीच में होता नहीं है।
आप सोचिए अगर पाकिस्तान कश्मीर के इशू को एक साइड रखता और इंडिया के साथ ट्रेड करता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होता। आज पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस था वो नहीं आता, क्योंकि इंडिया को आवश्यकता है मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करने की। ठीक है, यहाँ मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, तो सेंट्रल एशिया अगर इंडिया को जाना है तो कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान होते हुए जाएगा। अगर इंडिया को ईरान जाना था तो कहाँ से जाता? पाकिस्तान होते हुए जाता। और आर्मेनिया, अजरबैजान कहीं भी जाना होता तो पाकिस्तान बिल्कुल पीछे पड़ रहा है। तो सोचिए अगर इंडिया पाकिस्तान की टेरिटरी का यूज़ करता अपना ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में और रशिया में, तो पाकिस्तान को कितना फायदा होता। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा से ही जियो पॉलिटिक्स को प्रेफर रखा और जियो इकोनॉमिक्स को सेकेंडरी रखा। इसी का नतीजा है कि कश्मीर इशू को लेकर ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, ये आमतौर पर शांत रहे हैं। इन्होंने कभी भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड किया, लेकिन कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान का ना तो खुल के सपोर्ट किया और न ही इन्होंने कभी इंडिया का खुलकर सपोर्ट किया। इसका मतलब क्या है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का सीधा सीधा गेम ये है कि इन दोनों देशों के साथ ट्रेड करो और इनके इंटरनल अफेयर्स पर बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि ये तो कंट्रीज का ऐसा है कि आपस में जो इनके रिलेशन है उसमें जियो इकोनॉमिक्स सेकेंडरी है, जियो पॉलिटिक्स प्राइमरी है। ठीक है, इस वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का ये रोल आमतौर पर रहा है। तो इस बार आपको पता होगा कि जब हमने आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब भी मिडिल ईस्ट की कोई कंट्रीज खास तौर पर डायरेक्टली पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आई थी, और यूएई ने तो इसे इंडिया का एक इंटरनल मैटर कहा था। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि यूएई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पाले से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशन सब चल रहे हैं वो इसका बेसिकली एक बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया यूएई के बीच में आजकल क्या कुछ टॉक चल रही है, और साथ में G20 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यूएई इंडिया के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इंडिया और यूरोप के बीच में एक आर्थिक गलियारा बनेगा, आईमेक प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए इंडिया को किस तरह से मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा। देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पर आप इंडिया देख पा रहे होंगे, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इंडिया को जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं इनसे जोड़ेगा और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को यहाँ पर जो यूरोपियन नेशंस हैं इनसे जोड़ेगा। अब जोड़ेगा के क्या मतलब हुआ, जोड़ने के लिए क्या केवल सड़क बनेगी, रेल बनेगी, कोई पोर्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जोड़ेगा तो बहुत ही डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसके पार्टनर्स कौन कौन। एक तो इंडिया है और मिडिल ईस्ट में आप देख पा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई, ये दो हैं, और एक इजराइल भी, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन इजराइल भी है। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा, इंडिया अमेरिका की मदद से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसमें यूएई, सऊदी अरब तो ठीक है, चलो ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं और दोनों के संबंध भले ही अच्छे ना हो लेकिन फिर भी चलो ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इजराइल का इसमें आना कितना इंपॉर्टेंट है। आज से हमेशा से लेकर आज तक आपको बताया कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जिसने इजराइल को कभी भी एज ए कंट्री मान्यता नहीं दी है, वो आमतौर पर पैलेस्टाइन को ही एक कंट्री मान्यता देता था। तो अब सऊदी अरब, यूएई मिलकर इजराइल के हाइफा पोर्ट होते हुए आपको पता होगा कि यूरोप में प्रवेश करेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आईमेक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केवल ऐसा नहीं है कि आईमेक प्रोजेक्ट में जो इंडिया का ही बंदरगाह है यहाँ से एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर फिर यहाँ से एक रेलवे लाइन होगी, फिर यहाँ से सी रूट होगा, केवल रूट ही रूट नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और ये एक तरह से बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। इसमें ऑयल की पाइपलाइन लगाई जाएंगी और साथ में आपको बताऊंगा कि इसमें ग्रीन एनर्जी को लेकर बातचीत चल रही है। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या हो कि समुद्र में, ये तो खैर इंडिया और यूएई और सऊदी के बीच में बात चल रही है कि समुद्र के नीचे से इंडिया से होते हुए यहाँ तक एक पाइपलाइन पहुँचाई जाएगी, एक बेसिकली एक केबल फाइबर लाइन पहुँचाई जाएगी। और ये केबल फाइबर लाइन क्या करेगी, अगर इंडिया में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम इसको बेचेंगे, और अगर यूएई में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर सऊदी में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो हमको बेचेगा। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा ट्रेड का प्रोग्राम है जो यूएस की मदद से और यूरोपियन यूनियन की मदद से इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगा। और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने जो शुरू किया था इसको काउंटर करने के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आप देख सकते हैं पाकिस्तान इसमें है नहीं, और इंडिया का इस रीजन के साथ कनेक्ट होना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला फ्यूचर के टाइम पे, और यूरोप के साथ भी हमारा ट्रेड बढ़ने वाला। और इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना। और इस गलियारा के बनने के बाद आप देखेंगे 4 से 5 सालों के बाद इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में इतना ट्रेड बढ़ेगा जिससे इंडिया के लिए एक प्रोमिनेंट पार्टनर जो आज चाइना है वो कल की डेट पे नहीं रहेगा। हालांकि चाइना प्रोमिनेंट पार्टनर नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको डाटा दिखाना चाहता हूँ। According to the data of the Ministry of Commerce and Industry, the total trade between India and UAE jumped over $84 billion in March 2023 from $73 billion in March 2022। यानी कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड हो रहा है ना वो लगभग $84 बिलियन के आसपास का हो रहा है, जो कि पिछले साल 73 था। तो $73 बिलियन से $84 बिलियन हमारा ट्रेड होगा। आप सोचोगे $84 बिलियन कितना होता है। देखिए पाकिस्तान चाइना दोनों के बीच में जो सीपैक प्रोजेक्ट हुआ था ना, जिस सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान ने जो
चाइना ने पाकिस्तान को पूरा खरीद लिया, उसकी कॉस्ट लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर के आसपास थी, तो ये 84 बिलियन डॉलर की बात चल रही है। तो इतना हम दोनों के बीच में ट्रेड होता है और जो लगभग 16% के आसपास बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखेगी कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, India's exports to the UAE in 2022-23 rose by 11.8%, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो अभी जो UAE को हो रहे हैं वो 31.3 हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11.8% बढ़े। अब ध्यान रखिएगा, अब UAE के कितने बढ़े, फाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री ग्रू बाय 18.8% इन 53.2, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि भारत के एक्सपोर्ट केवल 11.8% ही बढ़े, जबकि इंपोर्ट जो है वो लगभग 18.8% बढ़े, 53.2 बिलियन। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जितना भी ट्रेड यूएई के साथ हो रहा है 84 बिलियन डॉलर का, तो 31.3 बिलियन डॉलर हम यूएई को बेच पा रहे हैं और 53.2 बिलियन खरीद पा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया यूएई के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ये। हालांकि जब आप इस चीज को देखेंगे कि आखिर इंडिया यूएई से खरीदता क्या है, तो आपकी धारणा थोड़ी बदल जाएगी। तो इंडिया जो मेजर इंपोर्ट कर रहा है यूएई के साथ, तो वो क्या है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जो मेटल्स है, स्टोन्स है, इन चीज़ों को जो है इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है। तो सीधी सी बात है, पेट्रोलियम भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेट्रोलियम की, और पेट्रोलियम महंगा है और भारत में तो अभी इसका प्रोडक्शन कुछ खास हो नहीं रहा। तो पेट्रोलियम तो हम अगर यूएई से नहीं खरीदेंगे तो किसी और कंट्री से खरीद लेंगे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर हटा दिया जाए, तो इसको अगर हम हटा दें, तो हमारा बिल्कुल यूएई के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत बिल्कुल बढ़िया और स्टेबल चल रहा है। हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ज्वाइन करने की वजह से हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमको खरीदना ही, चाहे हम ईरान से खरीदें, सऊदी से खरीदें या फिर कहीं से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है। जबकि इसके विपरीत अगर आप पाकिस्तान का ट्रेड देखेंगे यूएई के साथ, तो मुश्किल से 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास का होता है, और उसमें भी यूएई ही पाकिस्तान को थोड़ा बहुत ऑयल बेच लेता है। और पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं यूएई से और इन गल्फ कंट्रीज से, लेकिन अब वो भी जो है धीरे धीरे आप देख पाएंगे आने वाले समय में खत्म होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जो स्किल्ड लेबर है इनका अभाव है, और अनस्किल्ड लेबर की जॉब धीरे धीरे जैसे जैसे एआई का जमाना आएगा वैसे वैसे जाती रहेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो बात आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आपके इस मामले को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।